नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका इस पीसी संगम में। जैसा कि आपने मिडिवल टाइम में पढ़ा था कि मुगल बहुत प्रोमिनेंट थे और मुगल का जो शासक थे, उनका जैसे जैसे पतन हो रहा था, उस टाइम पे एक चीज़ पैरेलली यूरोप में चल रही थी कि यूरोप में इनलाइटनमेंट हुआ था। तो यूरोप में जितने भी देश थे, वो व्यापार करने के लिए बाहर के देशों में निकलना शुरू कर दिए। इस कड़ी में वो लोग वहाँ से बढ़ते हुए भारत की तरफ ही आए, और जाहिर सी बात है, जब भारत में आएंगे तो वो बिहार में भी आए होंगे। और हम लोग सिर्फ यहाँ बिहार के इतिहास को देख रहे हैं, तो हम यहाँ बिहार के सिनारियों को देख के समझेंगे। ठीक है। तो बिहार में सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज आना शुरू हुए थे, इसमें सबसे पहली कंट्री कौन थी? पुर्तगीज़ आए थे। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। और इन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया हुआ था? हुगली में। हुगली में ये पायरेसी करते थे। इस पर सवाल भी आया था, पायरेसी का मतलब क्या? अरे किसी दूसरे का जहाज जा रहा है तो उसको पकड़ लिया, लूट लिया। वहाँ बे ऑफ बंगाल में इनकी पूरी गुंडागर्दी चलती थी पुर्तगीज़ की। ठीक है। जो दूसरे यूरोपियन यहाँ आए थे, उसमें थे डच, जो कि 1632 ईस्वी में पटना आए और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। देखिए, उस टाइम पे फैक्ट्री जो होता था ना, फैक्ट्री का मतलब ऐसा नहीं होता था कि उसके अंदर कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है और कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फैक्ट्री का मतलब सिंपल, आज के टाइम्स में अगर हम देखें तो वो वेयर हाउस हो गया, है ना। जो वहाँ से सामान अपना लेके आते थे ट्रेड करने के लिए, उसको वहाँ रखा, उसको बेचा और यहाँ से सामान लेके वापस चले गए। ठीक है। फिर तीसरे जो थे, वो कौन थे? वो थे इंग्लिश। ठीक है, यानी कि अंग्रेज, जो सबसे लंबे समय तक रुके भी थे। ये वैसे तो आए थे 1620 में, लेकिन ये रुके नहीं पटना में। पहले अपना फैक्ट्री डाला आलमगंज में, और लेकिन एक साल के अंदर ही चले गए, मतलब बहुत लंबे समय तक टिके नहीं। वापस से जब ये आए 1651 में, तब ये टिके। ठीक है। और उस टाइम इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ डाली थी? गुलजार बाग में। ठीक है। फिर 1734 में कौन आए? फ्रेंच आए थे पटना में। ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। और आखिरी जो यूरोपियन यहाँ पे आए थे 1774 के टाइम पे, वो कौन थे? डेनिश लोग थे, डेन्स। ठीक है। और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे शुरू की थी? नेपाली कोठी, पटना में। ठीक। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, तो ऑर्डर को याद रखने का तरीका आपके पास ये है, PDEF। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज। फिर कौन आए? डच आए। फिर कौन आए? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश। ठीक है। फिर कौन आए? फ्रेंच आए। और सबसे आखिर में कौन आए? डेन्स आए। तो इसमें आपको एक तो ये ऑर्डर याद रखना है कि कौन कब आया पहले, और अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ इन्होंने स्टैब्लिश की थी, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके आसपास से आपको सवाल मिल जाते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं उन ट्रैवलर्स के बारे में जिन्होंने पटना के बारे में जिक्र किया है। तो ट्रैवलर्स में जो ट्रैवलर थे, ट्रेवेनियर, इन्होंने पटना को उस टाइम पे बोला था सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मुगल। ठीक है। वैसे ही एक दूसरे ट्रैवलर थे, मेनरिक, इन्होंने क्या बोला था? पटना की पॉपुलेशन लगभग 2 लाख है। तीसरे ट्रैवलर का नाम क्या है? पीटर मुंडी। चौथे जॉन मार्शल। ठीक है। तो ये जो ट्रैवलर हैं, इनका आप नाम ध्यान रखेंगे कि इन्होंने पटना ये उस टाइम पे आए थे और इन्होंने पटना के बारे में जिक्र किया है। ठीक। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि जो यूरोपियंस आते थे उस टाइम पे, वो ट्रेड किस चीज़ का करते थे, है ना। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ यहाँ पे है, उसके बारे में ट्रेड करने का उनको फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, है ना। तो ये आइटम्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ओपियम है ट्रेड में, फिर क्या है? सॉल्ट पीटर, शोरा, फिर क्या है? कपास, कॉटन, और क्या है? शुगर। ये सारे आइटम्स थे जिनका वो ट्रेड करते थे पटना से, यानी कि बिहार से। तो ये पूरा पेज जो है, इस पूरे पेज में जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, इससे देखिए बार बार PYQ आया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या? 1632, पिछले 5 साल में 3 PYQ, है ना। कब आए डच, कब आए? तो ये तो इसको आप एकदम घोल के पी जाइए बस। याद कैसे करिएगा? 16 दूना 32। अरे इतना मैथ तो आता ही होगा ना भाई। 10 का भी तो सवाल सॉल्व करना है, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब सीधे सीधे हम आते हैं बंगाल और बिहार के इतिहास पे। देखिए, उस टाइम पे क्या था कि बंगाल और बिहार जो है एक ही सूबा हुआ करता था। बल्कि बंगाल बिहार नहीं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अच्छा, इसमें बंगाल में कौन कौन सा? बंगाल में दोनों, ईस्ट बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है, ठीक है, ये भी था, और आज का जो वेस्ट बंगाल है, ये भी था। ये पूरा रीजन जो है एक ही सूबे में आता था, तो इसमें एक ही पॉलिटिकल एक्टिविटी चलते रहती थी। अब देखिए, जैसे कि हमने मेडिवल टाइम पे की हिस्ट्री में पढ़ा था कि कौन थे? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बनाया था। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है। तो उस टाइम देखिए, बेसिकली होता ये था कि जो पावरफुल रूलर होते थे ना, वो अपना किसी एक को गवर्नर बना देते थे। अब प्रैक्टिकल मायने में जो भी गवर्नर हुआ करते थे, वो इंडिपेंडेंट होते थे राज करने के लिए। बस उनको, जिसके अंडर वो राज कर रहे थे, उनको ले जाकर टैक्स देना होता था। मतलब मान लीजिए कि मुर्शीद कुली खान को अगर गवर्नर बनाएगा, तो उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मुर्शीद कुली खान अपना आराम से राज करेंगे, लेकिन उनको जितना भी रेवेन्यू मिलेगा वो टाइमली जाके उनको पहुंचा देंगे। अच्छा, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते थे, वो क्या करते थे? वो लोग यही बोलते थे कि अब हम आपको टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। चलिए, मुर्शीद कुली खान के बाद से जो अगले गवर्नर बने, वो इनके वंशज शुजाउद्दीन बने। अब शुजाउद्दीन जब गवर्नर बने, तो देखिए, अब इतना बड़ा प्रांत था ना, बिहार भी है, बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, तो जाहिर सी बात है कि भाई एक आदमी तो उस पर पूरा नज़र नहीं रख पाएगा। तो ये लोग क्या करते थे? अपना एक ना डिप्टी गवर्नर बना लेते थे। ठीक है। और अपने ही सर से बना लेते थे डिप्टी गवर्नर, और बोलते थे मेरे बिहाफ पे तुम उस छोटे एरिया पे राज करो, और उससे जो भी टैक्सेस आएगा तुम हमको दोगे। ठीक है। इसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन उस टाइम पे हुआ करता था। तो जो ये सुजाउद्दीन थे ना, सुजाउद्दीन, इन्होंने बिहार का जो स्पेसिफिक एरिया था, ठीक है, उस बिहार का सूबेदार किसको बनाया था? अलीवर्दी खान को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, अलीवर्दी खान। ठीक। देखिए, सुजाउद्दीन के बाद से जैसे अगले गवर्नर बनते हैं सरफराज। ठीक है। तो सरफराज, जाहिर सी बात है, जैसे कोई नया इंसान पावर में आता है तो उसको देखने में, समझने में टाइम लगता है, वो उसको पावर सेट करने में टाइम लगता है। लेकिन अलीवर्दी खान ऑलरेडी बहुत मजबूत हो चुके थे, और ये
सूबेदार थे बिहार के, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब क्या होगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे तो ये लड़ेंगे ना, इनके पार्टी थे ना अलीवर्दी खान, तो सरफराज तो लड़ेंगे ना अलीवर्दी खान से, तो लड़े दोनों। कहाँ लड़े? बैटल ऑफ घरिया में। अब बैटल ऑफ घरिया में जब लड़े तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो गजब हो गया, अलीवर्दी खान ने सरफराज को ही मार दिया। अब सरफराज को मार दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि जो संपूर्ण बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रांत था, ये सब किसके अंडर आ गया? अलीवर्दी खान के अंडर आ गया। ठीक है, अब तो इनको बड़ी टेरिटरी मिल गई। तब छोटा टेरिटरी जो था इनका सिर्फ और सिर्फ बिहार का, ठीक है, वो इन्होंने किसको दे दिया? हैबत जंग को। हैबत जंग को अब क्या कर दिया? सिर्फ और सिर्फ बिहार का सूबेदार बना दिया या डिप्टी गवर्नर बना दिया। और हैबत जंग ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पप्पा थे सिराजुद्दौला के, ये आएंगे बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि उस टाइम पे रवायत चली आती थी कि गवर्नर है या डिप्टी गवर्नर है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके जो वंशज होते थे उनको वो चार्ज दे दिया जाता था। तो जैसे हैबत जंग की मृत्यु होती है तो जो सिराजुद्दौला थे इनको सूबेदार बना दिया जाता है बिहार का उस टाइम पे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब जैसे ही अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है, अलीवर्दी खान की मृत्यु होते ही सिराजुद्दौला जो है ये अपने आप को असर्ट करते हैं। ठीक है, और बल्कि ये गवर्नर बन भी जाते हैं पूरे रीजन का। किसका? जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा था टोटल उसका। तो ये देखिए अब सिराजुद्दौला आ गए पिक्चर में। ठीक है, अब सिराजुद्दौला आ गए और उस टाइम पे ट्रेडिंग चल रही थी, ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो लोकल रूलर हैं उनकी नीतियों से उनको फ़र्क पड़ता था, और जो उनको फ़र्क पड़ता था तो उनकी तरफ से भी रिटालिएशन होता था। और ऐसी ही कुछ जो है घटनाएं इस तरीके छोटी मोटी वो इनके बीच में रही, सिराजुद्दौला के और अंग्रेज़ों के बीच में रही। तो फाइनली दोनों खुल के एक मैदान में आ गए। अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला की नीतियों से समस्या हो रही थी, तो फाइनली हुआ कि अब हम मैदान में आ जाते हैं, अब हम लड़ेंगे। तो ये लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई हुई? बैटल ऑफ पलासी, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये डेट और इसका नाम किसके किसके बीच में हुई। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखेंगे। अब इसमें हुआ क्या? सिराजुद्दौला की हार हो गई। ये कैसे हार हो गई? जो इनके मिलिट्री कमांडर थे मीर जाफ़र, ठीक है, इनको अंग्रेज़ों ने अपने पास मिला लिया था, तो इन्होंने इनका सपोर्ट उस तरीके से रहा नहीं, तो सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ पलासी में हार गए। ठीक, अब जब ये हार गए और मीर जाफ़र ने इनको अपना सपोर्ट दिया हुआ था, तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने क्या किया? नया गवर्नर बना दिया इस पूरे रीजन का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, मीर जाफ़र आ गए पिक्चर में। और फिर जब इन्होंने देखा कि मीर जाफ़र की तरफ से रेसिस्टेंस मिल रहा है, ये अंग्रेज़ी नीतियों का विरोध कर रहे थे, तो फिर इन्होंने मीर कासिम को बना दिया था, जो इन्हीं के ही वंशज थे। फिर क्या हुआ कि मीर कासिम जो थे वो मीर जाफ़र से ज़्यादा एस्पिरेशनल निकल गए। अब ये अंग्रेज़ के खिलाफ और ज़्यादा मतलब विद्रोही होना शुरू हो गए, और इन्होंने क्या करा, बल्कि अपना कैपिटल जो है ना, उस कैपिटल को शिफ्ट करके ये मुंगेर लेके चले गए। कलकत्ता के आसपास से हटा के इसको मुंगेर लेके चले गए। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों का उनके राज्य में कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो। तो जैसे ये मुंगेर लेके जाते हैं, अब अंग्रेज़ों को ये सारी बात अच्छी नहीं लगती है, फिर वो ज़बरदस्ती उनको हटा के मीर जाफ़र को वापस से नवाब बना देते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल थे और बहुत एग्रेसिव थे मीर कासिम साहब, तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब जब ये यहाँ से निकले तो ये भाग के कहाँ चले गए? देखिए, अब जब अंग्रेज़ों के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, तो ये यहाँ से निकले और ये कहाँ चले गए? जो अवध के नवाब हुआ करते थे शुजाउद्दौला, उनके यहाँ चले गए। अब उनके यहाँ इनकी मीटिंग हुई कि भाई अंग्रेज़ से देखिए हमें खतरा है, हो सकता है कि कल हो के आपको खतरा हो। और इस बीच इनकी बात शाह आलम द्वितीय से हुई। शाह आलम द्वितीय कौन थे? ये इस टाइम मुगलिया नवाब थे। ठीक है, तो इनको लगा कि अगर इस तरीके से अंग्रेज़ों का एक्सपेंशन होते रहा तो ये मुगलों के लिए भी खतरा है, मुगलों का एक जो गौरवशाली इतिहास था उसके लिए भी खतरा है। तो इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब हम लोग मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ेंगे ताकि उनको हराया जा सके। ठीक है, तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे? हेक्टर मिनरो थे। ठीक है, और ये लड़ाई कहाँ होती है? बक्सर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई होती है, जिसने पूरे भारत का पॉलिटिकल सिनारियो चेंज कर दिया। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, ड्रामेटिकली इंग्लिश लोग जो हैं वो जीत जाते हैं। आप समझिए एक झटके में पूरा नॉर्थ बिहार नहीं बल्कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया एक झटके में किसी एक विदेशी ताकत के हाथ में चला जाता है। और जैसे ये बैटल जीतते हैं, फिर इसके बाद से एक ट्रीटी साइन होती है। एक 1765 में 12 अगस्त को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक ट्रीटी साइन करते हैं अलग अलग इन तीनों रूलर्स के साथ। तो ये ट्रीटी का डेट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहाँ पर ट्रीटी हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस ट्रीटी के बाद से क्या हुआ? अंग्रेज़ों को दिवानी राइट्स मिल गई पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन की। ठीक है, दीवानी राइट्स का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से टैक्स कलेक्शन के लिए जिम्मेदार हो गए। ये चाहे जितना भी टैक्स कलेक्ट करें, ये सिर्फ और सिर्फ 26 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय को देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए इन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया। ठीक, अब जैसे ही अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिली इस रीजन की, ठीक है, तो देखिए सिनारियो क्या हो गया। सिनारियो ये था कि निजामत यानी कि वहाँ नवाब बनाने की कैपेसिटी ये किसके पास थी? ये तो ऑलरेडी अंग्रेज एक्सरसाइज कर रहे थे ना, इन्होंने पपेट बिठा रखा था अपने बिहाफ पे, तो फिर किसी को एक पपेट बिठा दिया।
अब पपेट बिठा दिया, जो इनको बोलेंगे वो यही करेगा। अंग्रेजों के खिलाफ ये थोड़ी जा सकता था नवाब। और नवाब का मेन काम क्या होता था? वो एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन वो देख रहा है, किसको सज़ा देनी है, किसको पकड़ना है, किस पे कौन सी कार्रवाई करनी है, ये सारा तो यहाँ डिसाइड हो रहा है। और किससे टैक्स लेना है वो तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया था। बाकी चीज़ नवाब के हाथ में रखा हुआ था, लेकिन इसको भी इनडायरेक्टली वो लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो कायदे से देखिए तो अंग्रेजों के हाथ में सारा ही कंट्रोल आ गया, ठीक है। नाम का नवाब रह गया था। इस पूरे फेस को क्या बोलते हैं? डिविल गवर्नमेंट बोलते हैं या डायर की बोलते हैं। और ये किसकी मानसिक उपज थी? क्लाइव। क्लाइव बिल्कुल गिफ्टेड था, इसको हेवन बॉर्न जनरल भी बोला गया। मतलब ये बंदा, आप सोचिए, आया था एक क्लर्क के पोजीशन पे आया था और धीरे 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 ये लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चला गया। और इसकी कूटनीति इतना सफल कूटनीतिकार हुआ कि पूरे भारत पे आप देखिए कि एक तरीके से क्लाइव के ही रहते हुए आधिपत्य होना शुरू हुआ। भारत का हार्ट किसको बोलते हैं? नॉर्थ ऑफ इंडिया को बोलते हैं ना। और ये देखिए पूरा जो आज का हिंदी हार्टलैंड है और उधर का बंगाल का पूरा रीजन है, इन्होंने इस पर पूरा पूरा कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब देखिए एक बड़ा अजीब सा घटना होता है इस टाइम पे, 1669 और 70 के टाइम पे बहुत गहरा अकाल पड़ता है बंगाल में, ठीक है। अकाल पड़ने की वजह से वहाँ बहुत सारी मृत्यु होती है, तो चूंकि अंग्रेजों की बहुत हाय हाय होनी शुरू हो जाती है। अब हुआ ये कि अंग्रेज जो है फेमाइन से लड़ने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया, तो अंग्रेजों की बदनामी हो रही थी, तो उनको दिखाना पड़ा कुछ करने के लिए। तो उन्होंने एक रेवेन्यू काउंसिल बनाया पटना में, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? जेम्स एलेक्स को बनाया गया था। इसके मेंबर्स कौन थे? सिताब राय और वेंसीटार्ट, ये भी आप याद रखेंगे। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना और इसके मेंबर्स कौन थे? सिताब राय और वेंसीटार्ट। और प्रेसिडेंट कौन थे? जेम्स एलेक्स से, ठीक है। फिर बाद में क्या किया गया कि 1781 में इसको एबोलिश किया गया, मतलब इसको हटा के, और रिप्लेस किया गया किस चीज़ से? रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार से, ठीक है। रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार मतलब रेवेन्यू से संबंधित चीज़ों को ये लोग देखते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूंकि देखिए फेमाइन आया था और फेमाइन के टाइम पे लोग भूखमरी से मरे क्यों थे? क्योंकि अनाज रखा नहीं हुआ था कहीं पे एक जगह। तब ये बात हुई कि नहीं, अनाज को अब रखा जाएगा। तो 1783 में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने क्या बनवाया? गोल घर। यहाँ क्या रखते थे? अनाज रखते थे, आज भी रखते हैं। आज भी पटना में आप जाइएगा तो आपको गोल घर दिखेगा, दिखता है ना ये गोल घर आपको, ठीक है। उसका डिज़ाइन किसने बनाया था? जॉन गास्टिन ने बनाया था। ये याद रखने योग्य बातें हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 1857 की क्रांति। अंग्रेजों का शासन हो तो गया यहाँ पे, ठीक है। जब लेकिन शासन हो गया तो छोटे छोटे विद्रोह होते रहे, बट जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था वो 1857 की क्रांति थी। तो इस 1857 की क्रांति को हम समझेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरीके से इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। देखिए 1857 की क्रांति जो है वो शुरू होती है 10 मई के दिन 1857 में मेरठ से। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये याद रखेंगे, गवर्नर जनरल का नाम याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे और जगह याद रखेंगे, इस पे सवाल आते हैं। फिर बिहार में आके देखते हैं बिहार में कैसे इंसिडेंट से शुरू हुए थे। पहला इंसिडेंट जो हुआ था 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पे? रोहिणी विलेज में। एक गांव है रोहिणी, कहाँ पे? देवघर में। देवघर कहाँ है? अभी आज का तो झारखंड में चला गया, लेकिन उस टाइम पे बिहार में आया करता था। तो रोहिणी विलेज में पहला इंसिडेंस होता है जहाँ के 2 अंग्रेजी वो थे ऑफिसर थे, उनको लोग मार देते हैं। तो बोला जाता है कि क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई 12 जून 1857। फिर उसके बाद से अगला इंसिडेंस जो होता है 3 जुलाई को होता है। पीर अली जो कि एक बुक सेलर थे, इन्होंने पटना में एक अंग्रेज़ की हत्या कर दी। क्या नाम था उनका? डॉक्टर लायल, ठीक है। और इस कारण पीर अली को फांसी की सज़ा हुई, जिनको 7 जुलाई को फांसी दे दी गई, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। उस टाइम पे कमिश्नर कौन थे पटना के? विलियम टेलर। और उनकी एक किताब है आवर क्राइसिस, जिसमें इन्होंने इन सब बातों के बारे में जिक्र किया हुआ है। फिर अगला सबसे महत्वपूर्ण घटना जो दानापुर कैंट, आज भी है ना दानापुर कैंट, ठीक है। इसके जो सोल्जर्स थे इन्होंने रिवोल्ट किया। जो भी सोल्जर्स होते, देखिए अंग्रेज इतने सारे सोल्जर अपने यहाँ से तो लेके आएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो लोग होते थे ना, उनको सोल्जर्स को वो लोग ले लेते थे। अब ये इंडियन देख रहे थे कि इन्हीं का शोषण कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। तो जो सोल्जर्स थे उनके अंदर ये भावना जगी कि भाई क्यों इस तरीके से हमारे साथ हो रहा है, हम इसके अगेंस्ट विद्रोह करेंगे। उन्होंने विद्रोह किया। और सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इन विद्रोही सोल्जर्स को साथ मिलता है किनका? कुंवर सिंह का, ठीक है। कुंवर सिंह का साथ मिलता है कहाँ पे? जगदीशपुर विलेज में। जगदीशपुर गांव है कहाँ पे? आरा में, ठीक है। यहाँ पे इनका साथ मिलता है, ठीक है। अब हम सब देखेंगे एक एक करके कुंवर सिंह जी कि कैसे ये आगे बढ़े और कैसे इन्होंने बिहार में 1857 की जो क्रांति थी उसको शेप किया। कुंवर सिंह जी से संबंधित एक चीज़ ये है कि ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, मतलब आज का जो भोजपुर है ना, उस टाइम पे एक रीजन था जिसको शाहाबाद बोलते हैं, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये एक याद रखने की बात है। अब देखिए दानापुर कैंट के जो विद्रोही सोल्जर्स थे उनको जैसे ही कुंवर सिंह जी का साथ मिलता है, ठीक है, तो कुंवर सिंह जी की लड़ाई किससे होती है? अंग्रेजी जो जनरल थे एक मेजर आयर सिंह की लड़ाई होती है। कहाँ पे? इसको बैटल ऑफ बीबीगंज बोलते हैं। बैटल ऑफ बीबीगंज में हालांकि कुंवर सिंह बहुत अच्छे से लड़े, लेकिन ये हार जाते हैं। हारने के बाद से ये यहाँ से निकलते हैं और अंग्रेज़ों से छुप छुप के रहते हैं। तो ये जगह जगह जाते हैं, जैसे रेवा गए, बांदा गए, कल्पी गए, ठीक है। फाइनली जब ग्वालियर ये पहुंचते हैं तो ग्वालियर में जो ट्रूप्स थे तात्या तोपे के अंडर, ठीक है, ये भी विद्रोह कर रहे थे, तो ग्वालियर में ये तात्या तोपे के साथ हो लेते हैं और जो अंग्रेजी शासन थे उस टाइम पे उसके खिलाफ ये विद्रोह करते हैं। फिर इसके बाद से ये कानपुर पहुंचते हैं और नाना साहब का साथ देते हैं। यहाँ होता है बैटल ऑफ कानपुर, जहाँ ये नाना साहब के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नाना साहब की हार हो जाती है।
फिर इसके बाद ये लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ इनको बहुत सम्मान मिलता है जो लखनऊ के शाह थे उनके उनसे। फिर ये लखनऊ होते हुए आजमगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। आजमगढ़ से फिर ये पहुँचते हैं गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर में इनकी बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, किससे? डगलस से। ठीक है, डगलस से इनकी लड़ाई होती है और इसमें इनका एक हाथ जो है वो भी कट जाता है, इनका एक आर्म लॉस हो जाता है। फिर भी बहुत हिम्मत दिखाते हैं ये और गंगा नदी पार करते हुए वापस पहुंचते हैं कहाँ? जगदीशपुर। ठीक है, जहाँ से इन्होंने क्रांति की अपनी शुरुआत करी थी। और जगदीशपुर पहुंच के जो एक अंग्रेजी ऑफिसर थे ली ग्रांट, इससे बहुत वीरतापूर्वक ये लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। किस दिन? 23 अप्रैल को। ठीक है, इसलिए 23 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वीर कुंवर सिंह जयंती। ठीक है, सरकारी छुट्टी भी रहता है। बिहार का कैलेंडर उठा के देखिएगा, आपको दिखेगा वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। तो फिर लेकिन होता यह है कि ये बहुत ज़्यादा उसमें घायल हो चुके थे, इसके वजह से 3 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद से जो इनके भाई थे अमर सिंह, वो इस विद्रोह का कमान संभालते हैं। नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, क्योंकि इसके पहले कोई भी इतना ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 में। एओ हुम इसकी स्थापना करते हैं। पहला सेशन इसका बॉम्बे में होता है, जहां 72 डेलीगेट इसको अटेंड करते हैं और इसके प्रेसिडेंट होते हैं WC बनर्जी। ठीक है, दूसरा सेशन इनका कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम ये डिसाइड किया गया था कि जो भी प्रोविंस हो गया, यानी जिस प्रोविंस में भी ये कांग्रेस की मीटिंग होगी, उस प्रोविंस के प्रेसिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ये कलकत्ता में सेशन हुआ था, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नौरोजी। ये टाइटल देखिए, कलकत्ता, और टाइटल कौन से हैं? ये नौरोजी। ये कहाँ के थे? बॉम्बे प्रांत के थे। ठीक है, वैसे ही आप देखिए WC बनर्जी बॉम्बे में, ठीक है, बनर्जी कलकत्ता प्रांत के थे। लेकिन कहाँ हुआ था ये सेशन? मुंबई वाले प्रांत में। ठीक है, तो ये आप टेक्निक ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप चाहें तो एग्जाम में क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इनका सेशन जो होता था वो जनरली 28 से 31 दिसंबर को हुआ करता था। ठीक, और बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे लीडर्स थे जो इसके प्रोग्रेस से खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वो इसको ही क्रिटिसाइज़ किया करते थे। जैसे देखिए लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के नेता, इनको क्या बोलते थे? वार्षिक मेला। क्या आप वार्षिक मेला लगाते हैं बट इससे कुछ मिलता नहीं है। वैसे ही अश्विनी कुमार दत्ता, इन्होंने क्या बोला इसको? 3 दिवसीय तमाशा, है ना। ये सारे गरम दल वाले हैं। ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस को ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस और बिहार के बारे में। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? नवाब सरफराज खान ने। कहाँ पे बनाया था? पटना में। ठीक है, कांग्रेस की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या बना था? बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। नवाब सरफराज खान बनाते हैं इसको, पटना में बनाते हैं। और इसका पहला सेशन जो किया गया वो पटना में किया गया। तो इसके प्रेसिडेंट थे सर अली इमाम। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक जो थे वो भी इसके पार्ट थे। फिर कांग्रेस सेशन की हम बात करते हैं, जो बिहार में सेशन हुए थे। 1912 में जो सेशन हुआ था, ये 27वां सेशन था कांग्रेस का, और ये कहाँ हुआ था? बानकीपुर, पटना में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। और इसके चेयरमैन कौन थे? मजहरुल हक साहब थे। और इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। ठीक है, ये आप सारे नाम जो हमने हाईलाइट किया है इसको ध्यान रखेंगे, इनसे सवाल आते हैं। और इनके पास ये देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे, इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार भी बोला जाता है, PYQ। ठीक है, बहुत दिमाग मत लगाइए, आखिर का टाइम है, जो फैक्ट्स है ना उनको बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए। ठीक, वैसे 1922 में अगला सेशन होता है बिहार प्रांत में, और ये कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, गया में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, CR दास। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि जो ट्राइबल लीडर ताना भगत थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके सेक्रेटरी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस टाइम पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? पटना शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो 22 में क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस जो हुआ था ना, चौरी चौरा के इंसिडेंस के बाद से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और इस विड्रॉल के बाद से क्या हुआ था? जो गरम दल वाले नेता थे वो वापस से बहुत खफा हो रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हम अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको सस्टेन क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग बार बार उसको वापस क्यों ले ले रहे हैं। तो गांधी जी के तरीकों पे वो लोग सवाल उठा रहे थे। अब इस बैकड्रॉप में क्या हुआ था कि मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हुआ था 1919 वाला, और इसमें एक क्लॉज उन्होंने क्या डाल दिया था? इनडायरेक्ट इलेक्शन करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी जो कांग्रेस के लीडर थे ना, वो कुछ लोग इस भावना के थे कि हमको वहाँ जो अंग्रेज हमें इलेक्शन का पावर दे रहे हैं, हमको उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों ने समझदारी दिखाई। 1906 के उल्टा 1906 में क्या हुआ था? नरम दल गरम दल, वो स्प्लिट हो गए थे वापस में, मतलब इनका बैकग्राउंड बनने लगा था। 1907 में फाइनली जाके ये स्प्लिट हुए थे सूरत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने समझदारी दिखाई। यहाँ बोले कि नहीं, हम जो भी काम करेंगे वो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही रह के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 धड़ा बनता है। एक बनता है नो चेंजर्स का, जो बोलता है कि नहीं, जैसा चलते आ रहा है उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी।
ठीक है। और कुछ लोग थे जिनको प्रो चेंजर्स बोलते थे, जिन्होंने बोला कि नहीं हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब किस खेमे में कौन कौन लोग थे, इन पे भी सवाल आते हैं। ये देखिए, इलेक्शन में जाने के लिए कौन कौन बोलते थे, सी आर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू साहब, श्री कृष्णा सिंह साहब, ये भी इस धड़े में थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्णा सिंह साहब 1923 में इन्होंने कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाई, इसके फलस्वरूप, जिसके प्रेसिडेंट बने सी आर दास और इसके सेक्रेटरी बने मोतीलाल नेहरू। इसका पर्पस क्या था कि ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। नो चेंजर्स में कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे। नेहरू जी कौन, जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए, मोतीलाल नेहरू इस साइड है और जवाहरलाल नेहरू इस साइड है, बाप बेटा दोनों अलग अलग खेमे में हैं। ठीक है। और नो चेंजर्स में कौन थे, ए एन सिन्हा साहब थे। अब देखिए, श्री कृष्णा सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ ए एन सिन्हा साहब, ये देखिए आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही एम्बिट में है, लेकिन दो तरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होती है पॉलिटिक्स में। देखिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अब आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, 1940 के मार्च में 53वां कांग्रेस सेशन होता है। कहाँ होता है, रामगढ़ में होता है। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। और इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन कौन थे, पहले, दूसरे, तीसरे। ठीक है। और अब देखते हैं होम रूल मूवमेंट बिहार के पर्सपेक्टिव से। 1916 में ये शुरू हुआ था। इसके सूत्रधार बाल गंगाधर तिलक जी थे और एनी बेसेंट थी। बिहार में अगर देखें तो इसके लिए मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, 16 दिसंबर 1916 को मीटिंग हुई थी पटना में, जिसके प्रेसिडेंट मजहरुल हक साहब थे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसमें इस दौरान एनी बेसेंट जो है 2 बार पटना आई थी। अब देखिए, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चंपारण सत्याग्रह। इससे सवाल आता ही आता है, ये पूरा देख लीजिएगा आप। इस पूरे पेज से हो सकता है कि आपको 2-3 सवाल भी मिल जाए। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, तिनकटिया सिस्टम के विरुद्ध हुआ था। तिनकटिया सिस्टम क्या था कि उसमें ये बोला जाता था कि अगर आपका 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। तो इस सिस्टम के विरुद्ध लोगों ने ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था। अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी गए और ये गांधी जी से मिले थे। कहाँ पे मिले थे, लखनऊ में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1916 में, वहाँ पे मिले थे और किसानों की हालत के बारे में बताया। अच्छा, राजकुमार शुक्ला साहब का जो घर था, जो गांव था, वो कौन था, मुरली बहरवा। ठीक है, इससे सवाल आया हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पे ये गए थे तो किनके साथ गए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ गए थे। तो इनके ब्रजकिशोर प्रसाद के हेल्प से वहाँ पे लखनऊ में एक सेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है। जिसके फलस्वरूप बाद में गांधी जी ने वादा किया कि वो आएंगे बिहार में और जो नील की खेती के विरुद्ध जो वहाँ पे एक आंदोलन चलाया जाएगा। 9 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बिहार में आते हैं, जहाँ वो राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं। और इसके बाद से 10 अप्रैल को ये लोग पटना में मिलते हैं, किससे, मजहरुल हक साहब से, सिकंदर मंजिल में। और कौन थे इनके साथ, जेम्स विल्सन, जो कि प्लांटेशन ओनर यूनियन के सेक्रेटरी हुआ करते थे। फिर ये लोग मुजफ्फरपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ गांधी जी किनसे मिलते हैं, जेबी कृपलानी से मिलते हैं। ये सारे लीडर्स का आप नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको पूछा जाता है सवाल में बना के। फिर 15 अप्रैल को ये कहाँ पहुँचते हैं, मोतिहारी पहुँचते हैं। 22 अप्रैल को ये कहाँ पहुँचते हैं, बेतिया पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ जो मजिस्ट्रेट थे ना, उन्होंने इनको परमिशन नहीं दिया था आगे बढ़ने के लिए। इसकी वजह से ये फिर बेतिया पहुँचते हैं। और यहाँ पे कहाँ रुके, ये हजारीमल धर्मशाला में रुकते हैं। ठीक है। क्या होता है कि गांधी जी का जैसे सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है, तो जो सर एडवर्ड गेट थे, ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टेप लिया कि भाई जो उनकी कंडीशन है उसको जाना जाए, किसके, जो कृषक थे वहाँ पे। ठीक। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 4 जून 1917 को चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, या आप ऐसे ध्यान रखें, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बोल सकते हैं या चंपारण इंक्वायरी कमेटी बोल सकते हैं, दोनों नाम यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बनाया, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, FG स्लाई थे। और इसके मेंबर्स गांधी जी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और AN सिन्हा साहब भी थे। बाकी मेंबर्स भी आप देख सकते हैं। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ 1918 में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है ना कि जब गांधी जी वहाँ पे थे तो एक एरविन नाम के युवक थे, जिन्होंने बतख मियाँ को बोला था कि आप गांधी जी को दूध में जहर मिला के दे दो, लेकिन उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बात बता दी, जिसकी वजह से गांधी जी की जान वहाँ पे बच पाई। तो ये बतख मियाँ भी सवाल हैं BPSC के लिए। देखते हैं हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट बिहार के पर्सपेक्टिव में। देखिए, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, बट दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में थे। बहुत डिटेल इसमें जानना नहीं है, सीधा सीधा हम लोग फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1 अगस्त 1920 से लेके फरवरी 1922 तक चला था। और बिहार में 28 अगस्त 1920 को बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस
किया गया था इसके रिगार्डिंग, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें लीडर महत्वपूर्ण हैं जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रजकिशोर साहब हैं, मजहरुल हक हैं, हसन इमाम हैं, मोहम्मद शाफी हैं। खिलाफत मूवमेंट ये भी पटना में 1919 और 20 में हसन इमाम ये लीडर हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हसन इमाम के लीडरशिप में चलाया गया। और शौकत अली जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट ओवरऑल इंडिया में लीड किया था, वो भी इस टाइम पे पटना आए थे। अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इस टाइम पे, उसको देख लेना, उसको याद रखना भी ज़रूरी है। जैसे देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो पटना कब आए थे, 22 दिसंबर 1921 को। भारतीय विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 6 फरवरी 1921 के टाइम पे। जैसे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो हुआ कि हम बहुत सारा अपना इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप भारतीय विद्यापीठ बनाया जाता है। इनॉग्रेशन इसका महात्मा गांधी जी ने किया, और इसके चांसलर जो है मौलाना मजहरुल हक बनते हैं, वाइस चांसलर जो है इनके ब्रजकिशोर बनते हैं। देखिए वही सारे लीडर हैं, हर जगह ये लोग देखेंगे। और यहाँ पे एक बड़े ही महत्वपूर्ण छात्र पढ़ाई करना शुरू करते हैं, कौन, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जो आके भारत के पॉलिटिक्स में आगे पूरा इनका क्रांतिकारी योगदान रहेगा। फिर नेशनल स्कूल बनाया गया पटना में, जिसके प्रिंसिपल बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम बनाया था मौलाना मजहरुल हक साहब ने। ये कहाँ पे बना था, खैरू मियाँ प्लेस में, ठीक है, दीघा पे है ये। और इन्होंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था मदरलैंड, 30 सितंबर 1921 को। ये देख लीजिए भाई, ये सारा PYQ ही है, मदरलैंड PYQ है, ठीक है, सदाकत आश्रम, ये नेशनल स्कूल, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए। देखिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई जो थे महेंद्र प्रसाद, इनको अंग्रेजों ने टाइटल दिया था राय साहब का, तो इन्होंने अपना टाइटल गिव अप कर दिया, है ना। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को भी टाइटल दिया गया था, तो उन्होंने भी अपना टाइटल छोड़ दिया था। अब इंपॉर्टेंट प्लेस और लीडर्स, नाम याद रखेंगे बस आप। मुंगेर में कौन थे, मोहम्मद जुबैर थे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि किस जगह से ये एसोसिएटेड थे। भागलपुर में कौन थे, दीप नारायण थे। और मुजफ्फरपुर में कौन थे, मोहम्मद शाफी थे। आखिरी टॉपिक देखिए, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था या खिलाफत मूवमेंट था, ये ख़त्म कैसे हुआ। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरा चौरी में एक पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप महात्मा जी से बहुत दुखी होते हैं और महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए निर्देश दिया। जैसे महात्मा गांधी के कॉल पे ये मूवमेंट ख़त्म होता है, तो उसके कुछ टाइम बाद से ही महात्मा गांधी अरेस्ट हो जाते हैं। मार्च 1922 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 37वां सेशन कहाँ होता है, गया में, अभी हमने पढ़ा था 1922 में। ये कब होता है, ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद से होता है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, CR दास होते हैं। और यहीं पे बात चलती है कि क्या हमको अंग्रेज़ों ने जो हमें बोला है कि नहीं, आपको इलेक्शन में आप खड़े हो सकते हैं, आप इलेक्शन में खड़े होकर हमारे व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे बात शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे 2 धड़े बनते हैं, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के। तो इसको ध्यान देने वाली बात है, हमने पहले भी आपको डिस्कस किया, आप उसको देख लेंगे, ठीक। अब अगला चीज़ देखिए, इसके बाद से क्या होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1923 में, जिसका काम क्या था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या होता है, ये लोग फरवरी 1922 में क्या बनाते हैं, बिहार स्वराज पार्टी बनाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कांग्रेस स्वराज पार्टी थी, ठीक है। और इसका ऑफशूट बिहार में कौन बनता है, बिहार स्वराज पार्टी। 1922 में ये इलेक्शन लड़ते हैं, जो नवंबर 1923 में इलेक्शन हुआ था, और इसमें ये जीतते हैं। कितनी सीट, 8 सीट जीतते हैं ये असेंबली की, और 10 सीट जीतते हैं ये काउंसिल की, ठीक है। और जो बिहार स्वराज पार्टी बनाया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, इसके प्रेसिडेंट थे नारायण प्रसाद, और इसके सेक्रेटरी थे अब्दुल बारी साहब। अब्दुल बारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे चल के बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने। अब देखिए साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन में 7 मेंबर आए थे, ठीक है, और जिसमें एक मेंबर क्लेमेंट एटली भी थे, जो कि 1947 में, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये क्लेमेंट एटली ब्रिटिश PM थे। अच्छा, ये साइमन कमीशन आया क्यों था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, उसमें ये एक प्रोविजन बोला गया था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाएंगे ये देखने के लिए कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा हुआ है भारत में, ठीक। तो इसके लिए जब साइमन कमीशन यहाँ पे आया, तो मतलब इंडियंस को सबसे बुरी बात ये लगी कि इसमें 7 मेंबर जो थे ना, ये 7 के 7 इंग्लिश थे। तो वो ये कह रहे थे कि भाई हमारे ऊपर आपके एक्ट का क्या असर हुआ, उसको देखने के लिए आपने कमेटी बनाई, और हमारे ही बीच का कोई आदमी उसमें नहीं है ना, इसलिए इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। ये देखिए कैसे एकदम काला झंडा दिखाया जाता था इनको, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है। अब बिहार में 12 दिसंबर 1928 को इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, किसके अंडर, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के अंडर, ठीक है। और यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि साइमन कमीशन का बिहार में भी विरोध किया जाएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण लीडर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, रामदयालु थे, अली इमाम साहब थे, और हसन इमाम जी थे, ठीक है। इसमें श्री कृष्णा सिंह, जो कि आगे चल के बिहार के प्रीमियम बनते हैं, इन्होंने ये बोला था एटलीस्ट 50,000 ब्लैक फैगर्स शुड रिसीव द साइमन कमीशन। मतलब ये कि कम से कम 50,000 काले झंडों के साथ हम साइमन कमीशन का स्वागत करेंगे।
अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि शुरू हुआ 1930 में। गांधी जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया, जिसमें कि ये बोला गया कि हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, मतलब कि आप जो भी नमक पे टैक्स लगा रहे हैं वो हम नहीं देंगे। और सविनय अवज्ञा का क्या मतलब था कि मतलब हम बहुत वायलेंट नहीं होंगे, हम बहुत विनम्रपूर्ण तरीके से आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। ठीक है, और इसमें चौकीदारी टैक्स को भी इसके साथ साथ जोड़ लिया गया, ये कि बिहार के पर्सपेक्टिव में था। ठीक है, चौकीदारी टैक्स जो लगाया जाता था उसके लिए हमने बोला बिहारियों ने कि हम भी आपको इसका टैक्स नहीं देंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है ये चल रहा था किसके अंडर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर। अब देखिए डिटेल देखते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इसमें फैक्ट्स जो है ना जो दिया हुआ है ये सब आप देखते ध्यान देंगे कि सवाल आता है। जैसे ये मूवमेंट शुरू किस दिन हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कितने दिन चला था? 24 दिन। 24 दिन गांधी जी चल के गए थे। कहाँ से कहाँ तक चले थे? साबरमती से शुरू किया था और दांडी तक पहुंचे थे, और वहां पे इन्होंने नमक बनाया और नमक बना के नमक कानून जो था इसको तोड़ा था। किस दिन पहुंचे थे वहां पे साबरमती? नमक किस दिन बनाया था? 6 अप्रैल के दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 12 मार्च को चले, 6 अप्रैल को पहुंचे और 24 दिन में गए थे। ये पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, और टोटल लंबाई कितनी थी? 240 माइल्स या 385 किलोमीटर, ऐसे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए ये सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट शुरू हुआ था, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी मास मूवमेंट आप शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें तो हुई होंगी ना। तो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, जिसके जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और इन्होंने क्या बोला था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इनके फादर क्या बोलते थे कि डोमिनियन स्टेटस दे दो तो भी काम चलेगा। इन्होंने बोला नहीं भैया, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक है, यहाँ पे जो रावी नदी थी, रावी नदी पे इन्होंने झंडा फहराया और वहाँ झंडा फहरा के इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस किस दिन मनाया? 26 जनवरी 1930 को। 15 अप्रैल 1930 से ना बिहार में सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हो गया था। ठीक है, और चंपारण और सारण की बात करें तो यहाँ पे इनको लीड किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये खुद भी उस टाइम के कहाँ से आते थे? उस टाइम का सारण जिला था जो आपका सिवान जिला हो गया। अगर हम पटना की बात करें तो 16 अप्रैल को पटना में नकस पिंड पे मंगला टैंक के पास जो है वहाँ पे सोडा से नमक बनाया गया। क्योंकि यहाँ खारा पानी तो था नहीं, तो हमने सोडा से नमक बनाया। मतलब मैसेज ये था कि उनको दिखाना था कि हम आपको नमक पे टैक्स नहीं देंगे। अब इसका बहुत बुरा रिएक्शन हुआ, पुलिस ने बहुत अत्याचार किया। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जो इससे एसोसिएटेड थे वो अरेस्ट हो जाते हैं। कौन कौन लीडर थे? रामकृष्ण वेनीपुरी थे इसमें, अब्दुल बारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी थे। ठीक, अब देखिए इसमें बिहार में किस किस जगह पे नमक सत्याग्रह के टाइम पे कौन कौन से एक्टिव लीडर थे इस पे सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे देखिए मुंगेर में कौन थे? श्री कृष्णा थे। ठीक है, भागलपुर में कौन थे? महादेवलाल शरफ थे। गया में चंद्रावती देवी। सारण और चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा। मोतिहारी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी थे। ठीक, इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि छपरा में जो भी कैदी थे इन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश जो भी चीज़ें हैं हम उसका बहिष्कार करते हैं। तो वो उस टाइम पे नंगा होकर उन्होंने इस चीज़ का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो छपरा जेल में उस टाइम पे नेकेड हड़ताल हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका इतना ज़्यादा मास इंपैक्ट हुआ ना, इतना ज़्यादा मास इंपैक्ट हुआ कि कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार ने इलीगल घोषित कर दिया 30 जून 1930 को। यही एक मोमेंट है जहाँ पे कांग्रेस को इलीगल घोषित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मई 1930 में स्वदेशी लीग बनाया गया था, स्वदेशी लीग, जिसके प्रेसिडेंट थे अली इमाम और वाइस प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इलेक्शन थी तो 1937 में इलेक्शन कराया जाता है, इसमें हमारे लीडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कांग्रेस ने 98 सीट जीता, कितने में से? 107 में से। ठीक, लेकिन किसी वजह से सहमति नहीं बन पा रही थी। तो उस टाइम एक मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया हुआ था, एक साहब थे जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री को लेकर जब तक एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा था तब तक मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के जो प्रीमियर थे मोहम्मद यूनुस, इनको बिहार का क्या बनाया गया? प्रीमियर। तो बिहार के पहले प्रीमियर अगर पूछें तो मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, मोहम्मद यूनुस के साथ एक चीज़ ये भी थी कि ये पटना टाइम्स नाम का एक अखबार इन्होंने शुरू किया था 1924 में, और ये 1 अप्रैल 1937 से लेकर 20 जुलाई 1937 तक बिहार के प्रीमियर रहे। इसके बाद से कौन बनते हैं? इसके बाद से आ जाते हैं श्री कृष्णा सिंह बिहार के प्रीमियर, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आगे रहेंगे। ठीक है, इस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड था इस टाइम पे गवर्नर कौन थे बिहार के? एमजी हेलेट। ठीक, एमजी हेलेट बिहार के गवर्नर थे। और ये जो लोग जीते थे इसमें से स्पीकर किसको बनाया गया था? रामदयालु सिंह को स्पीकर बनाया गया था और डिप्टी स्पीकर बनाया गया था अब्दुल बारी साहब को। ठीक है, और एडवोकेट जनरल किसको रखा गया? बलदेव सहाय को। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड जब ब्रोकआउट हुआ तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। देखिए जैसे वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ था, ठीक है, और इसमें हुआ क्या था कि इंडिया को बिना पूछे हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इसका पार्टी घोषित कर दिया। तो ये सारे इंडियंस को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम तो पूर्ण स्वराज की बात बोल रहे थे और उनको ये लगा कि भाई हमसे आप तो पूछ ही नहीं रहे, मतलब आप हमें तो इंडिपेंडेंट मान ही नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सबसे पहले जितनी भी मिनिस्ट्री थी ना हर जगह वो लोग रिजाइन करना शुरू कर दिए थे। बिहार में बिहार की जो मिनिस्ट्री थी इसने रिजाइन कर दिया कब? 31 अक्टूबर 1939 को। और ये रिजिग्नेशन के बाद से क्या हुआ था? जेपी नारायण, ठीक है, जेपी को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट कर लिया गया? क्योंकि उन्होंने बहुत ही भड़काऊ भाषण दे दिया था एक। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इसलिए क्या किया कि जमशेदपुर में इनको अरेस्ट कर लिया। के बाद जो अगली घटना होती है वो क्या होती है? रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट, 1940 में। ठीक है, 53rd था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। ठीक, नेहरू ने एक रेजोल्यूशन मूव किया सत्याग्रह के लिए। देखिए मूवमेंट तो बहुत सारे चल रहे थे बट उससे बहुत फायदा नहीं हो रहा था और अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज भी बहुत वायलेंट होते जा रहे थे। तो एक ये बोला गया कि देखिए हम मूवमेंट को खत्म नहीं करते बट कुछ ना कुछ एक उनके अगेंस्ट सिंबॉलिक तो चलते रहना चाहिए ना। तो इसलिए सत्याग्रह की बात शुरू हुई
इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना ये भी थी कि मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस होता है छपरा में, ठीक है। और फिर 1940 में क्या होता है कि अगस्त ऑफर देता है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर आता है कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेटस देते हैं। बट इसके अगेंस्ट फिर से रिएक्शन दिखा हमारे लीडर्स का, और इन्होंने क्या शुरू किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको ये ध्यान देना है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त, ठीक है। और ऐसे ही बिहार में भी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले सत्याग्रही कौन बने, श्री कृष्णा सिंह, दूसरे कौन बने, अनुग्रह नारायण सिन्हा। गया में इसको किसने शुरू किया था, गौरीशंकर। और सिलाओ, इसमें यहाँ पे कौन थे, श्याम नारायण सिंह या SN सिंह। अब अगली जो महत्वपूर्ण घटना आती है उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे तो ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी का भी उग्र रूप आ गया था बाहर। यहाँ पे ये सविनय अवज्ञा वाले मोड से ये भी निकलते जा रहे थे धीरे धीरे कि भाई बहुत हो गया, अंग्रेज तुम लोगों ने बहुत परेशान किया है ना। इसलिए इन्होंने क्या नारा दिया गांधी जी ने, डू और डाई, बस अब करो या मरो, अब तो भारत को आजाद करा ही लेना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, क्विट इंडिया। तो देखिए मूवमेंट शुरू करने के पहले क्या हुआ, सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया गया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। 8 अगस्त को कहाँ लाया गया, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में है, ठीक है। यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया और रेजोल्यूशन पास करते ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। 8 तारीख को रेजोल्यूशन पास किया गया और तुरंत मूवमेंट शुरू हुआ। इसके रिस्पॉन्स में अंग्रेजी सरकार ने क्या चलाया, ऑपरेशन 0 आवर 9 अगस्त के दिन, जिसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, जितने भी बड़े लीडर थे उनको सीधा सीधा अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब अरेस्ट किया तो गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया था, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारे लीडर्स को भी अरेस्ट करके कहीं कहीं रखा गया। WG आर्चर जो थे उन्होंने खुद अरेस्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इनको कहाँ पे रखा, बांकीपुर जेल में रखा। एडवोकेट जनरल उस टाइम बिहार के होते थे जो बलदेव सहाय, इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। फिर जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे, श्री कृष्णा सिंह, AN सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा, ये लोग भी अरेस्ट हो गए। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया, हजारीबाग जेल में रखा गया। इस दौरान एक बड़ी दुखद घटना होती है 11 अगस्त के दिन। 11 अगस्त के दिन क्या होता है ना कि पटना सेक्रेटेरिएट पर कुछ छात्र जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम जाके भारत का झंडा फहराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, WG आर्चर इन्होंने सीधा सीधा ऑर्डर दे दिया उन पे गोली चलाने के लिए, और ये 7 स्टूडेंट्स जो थे ये मारे जाते हैं। बड़ी दुखद घटना थी, हृदय विदारक घटना थी उस टाइम पे। इसका बहुत रिएक्शन हुआ था उस टाइम पे, और आज भी आप देखते होंगे जो झंडा फहराते हुए 7 लोग, जिनका एक स्मारक टाइप से ही बना हुआ है, जगह जगह मूर्तियाँ भी देखते होंगे आप। तो इसके देश विदेशों तक में इस घटना की बहुत चर्चा हुई। और इसके रिएक्शन में क्या हुआ कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया जगत नारायण लाल के द्वारा, जिन्होंने ये बोला कि अब हम ब्रिटिश को नहीं सहेंगे, इनके गवर्नमेंट को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस दौरान एक इंपॉर्टेंट महिला चरखा क्लब भी बनाया गया था पटना में, जिसको लीड कर रही थी भागवती देवी जी। और इस टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि हम लोग ये मान रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी हो चुकी है, तो हम अपना खुद का सरकार बनाएंगे। तो जगह जगह लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे। तो पैरेलल गवर्नमेंट बिहार में देखिए चंपारण में उस टाइम बनाया गया था, और अमरपुर एक जगह है बांका में, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। अब हम देखेंगे अपने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिताब दियारा, जो कि सारण में है, ठीक है। और जब इनको अरेस्ट किया गया था तो अरेस्ट करके इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ से ये भाग निकले थे। कब भाग निकले थे, ये देखिए नाम याद रखिए, डेट याद रखिए, 9/11/1942 को, दिवाली की रात थी जब ये भाग निकले। इनके साथी जो थे, एक दो का नाम देख लीजिए आप, योगेंद्र शुक्ला हो गए, सूर्य नारायण सिंह हो गए, सूरज नारायण सिंह हो गए। इनके गुरु कौन हुआ करते थे, नित्यानंद सिंह हुआ करते थे। इन्होंने एक ध्रुव दल बनाया हुआ था, ठीक है। और बाद में जब ये लोग निकले भागे, तो भाग के कहाँ गए, राजविलास जंगल, कहाँ पे, ये नेपाल में। वहाँ पे एक बकरी का टापू जगह थी, जहाँ पे इन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया, ठीक है। आज़ाद दस्ता का काम ये था कि गुरिल्ला वारफेयर के जरिए अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन थे, सूरज नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, और जयप्रकाश तो इसमें थे ही थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है वाई सोशलिज्म, ठीक है, इसका नाम आप याद रखेंगे। अब सोशलिज्म की बात हो रही है और JP की बात हो रही है, तो हमें वो पूरा एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको बनाया गया था मई 1934 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, आचार्य नरेंद्र देव, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। बाद में इसका ऑल इंडिया स्वरूप दिया गया, और ऑल इंडिया लेवल पे अक्टूबर में 1934 में क्या बनाया गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसके सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे। इसमें कुछ कुछ और लीडर थे जिनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जो नोटेबल हैं, राजवृक्ष बेनीपुरी साहब हैं और कर्पूरी ठाकुर हैं। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाने के पहले, जैसे कोई भी बड़ा काम करने के पहले एक छोटी प्लानिंग होती है ना, तो एक छोटी प्लानिंग 1931 में की गई थी। इनफॉर्मल मीट किया गया था, फूलन प्रसाद वर्मा के जी थे उनके रेसिडेंस पे, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हम एक सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे। और उस टाइम पे जो 25% ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो थी, ठीक है, सरदार भगत सिंह जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, सारे में, उसके मेंबर्स ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया था। देखेंगे कि 1945-46 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बिहार की क्या स्थिति थी। तो जो केंद्रीय स्तर पे सेंट्रल असेंबली बनी हुई थी, उसमें बिहार के लिए 10 सीटें आरक्षित थी। इस 10 सीटों में से बिहार में कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की, ठीक है। ऐसे ही अब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, यहाँ के विधानसभा में। तो यहाँ के विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 98 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी। टोटल सीट इसमें कितने थे, 152 थे। संख्या आप ध्यान रख सकते हैं। और फिर इसके बाद से जो श्री कृष्णा सिंह थे उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया गया गवर्नर के द्वारा, किस दिन, 30 मार्च 1946 के दिन,
ठीक है। और जो उस टाइम पे गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन कौन लोग थे? श्री कृष्णा सिंह जी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और सैयद मोहम्मद थे। आगे की घटना देखते हैं जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सूत्रधार कौन थे? जेपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर से बैन हटा लिया जाता है कब? 12 अप्रैल 1946 को, और इसके फलस्वरूप जेपी को जेल से रिहाई मिल जाती है। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण बात, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, इसके लीडर कौन थे? शीलभद्र याजी। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि केंद्रीय स्तर पर बनी थी। ये पहली बार कब मिली? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके प्रेसिडेंट किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। और इसमें मेंबर जो भी बिहार से थे उनका नाम एक बार ध्यान दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें श्री कृष्णा थे, क्यू अंसारी थे, जगजीवन राम थे, कामेश्वर सिंह थे जो कि दरभंगा राज से थे, और केटी शाह थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी उस टाइम पे बिहार के गवर्नर कौन थे? इससे सवाल आता है। जयराम दौलत राम, ये नाम आप याद रखेंगे। जो हाईलाइट किया हुआ है इस पेज में उसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। प्रोमिनेंट वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये बिहार के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिज किशोर। ये कौन ब्रिज किशोर हैं? जो राजकुमार शुक्ला के साथ लखनऊ सेशन अटेंड करने के लिए जाते हैं और जिन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया था चंपारण में महात्मा गांधी को इनवाइट करने के लिए। ठीक है। अब जैसे ये ब्रिज किशोर जी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, वैसे ही इनकी बेटियां जो थी वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी। इनकी 2 बेटियां थी, प्रभावती और विद्यावती। जो इसमें प्रभावती हैं इनको आप देखेंगे कि ये गांधी जी के साथ देती हैं, गांधी जी के साथ ये सिंध गई। फिर इसके बाद से इन्होंने स्थापना भी की महिला चक्र समिति की पटना में। ठीक है। और ये जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी भी हुआ करती थी, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कस्तूरबा गांधी जी का भी ख्याल रखा था जेल में। ठीक है। तो ये प्रभावती जो है ये परमानेंट हो जाती हैं, इनको देख लेंगे आप, इन पे सवाल आ जाता है। वैसे ही ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। और इसकी प्रेसिडेंट थी द्वागर रानी ललित कुमारी, और इसकी सेक्रेटरी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। बाकी भी आप नाम देख सकते हैं। सावित्री देवी थी, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। अमला मुखर्जी थी जो बेल के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह किया था, ये मुजफ्फरपुर की थी। और वैसे ही रमानंद थे, ये दरभंगा से थी। अब हम देखेंगे मॉडर्न बिहार का क्रिएशन, यानी कि आधुनिक बिहार जो बनाया गया था उसमें किनका योगदान था। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही आंदोलन शुरू किया था कि आप सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार बनाइए। देखिए, पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल दोनों साथ साथ थे। बाद में उड़ीसा को अलग किया गया, तो फिर बिहार और बंगाल दोनों साथ बचे थे। ठीक है। लेकिन इसके बाद से भी मांग उठ रही थी कि बिहार को बिल्कुल अलग बनाया जाए। तो ये जो अलग स्टेट बनाए जाने की बात मांग चल रही थी, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब का सहयोग महेश नारायण जी ने किया, जो कि एडिटर भी थे एक न्यूज़पेपर का जिसका नाम था कायस्थ गैजेट। कायस्थ गैजेट का नाम चेंज करके बाद में द बिहारी टाइम्स रखा गया, और 1906 में इसका नाम चेंज करके बिहारी रखा गया। ये बिहार के लिए जो मूवमेंट चल रहा था इसको काफ़ी सपोर्ट भी मिलता था हर तबके से, और सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है स्टूडेंट एक्टिव होते हैं तो स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट इनको मिल रहा था। ठीक है। तो जो फर्स्ट बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1906 में, ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? शरफुद्दीन साहब थे। इन्होंने भी इस जो बिहारी ये नाम से पत्रिका थी इसको इन लोगों ने भी सहयोग किया था। फिर देखते हैं 1908 में क्या बना? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है पटना में। ठीक है। जहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए, और ये प्रपोजल किनके द्वारा रखा गया था? मोहम्मद फ़खरुद्दीन जी के द्वारा। ये जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके प्रेसिडेंट थे अली इमाम, और इसमें मजहरुल हक साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रख लेंगे। ठीक है। क्योंकि बिहार को अलग से पहचान दिलाने की लड़ाई चल रही थी और इसमें लोगों ने योगदान दिया था, तो बिहार की पहचान की बात थी, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, इनका रॉयल दरबार सजता है दिल्ली में, और 12 दिसंबर 1911 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। यानी ये सब जो स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा था उसका परिणाम सीधा सीधा हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फलस्वरूप क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये इफेक्ट में कब से आता है? 1 अप्रैल से आता है। ठीक है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी चूंकि 22 मार्च को ये रेजोल्यूशन आ गया था, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस टाइम पे वॉइसरॉय जो हुआ करते थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के बने बिहार के, उनका नाम क्या था? चार्ल्स बेली। ठीक है। बेली रोड है ना पटना में, उसी की बात हो रही है, मतलब उन्हीं के नाम पे पड़ा था ये। और किताब है जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते थे एस.एन. सिन्हा के द्वारा और महेश नारायण जी के द्वारा, उसको इस किताब में रिकॉर्ड किया गया है। यानी एक तरीके से ये किताब जो है बिहार को अलग राज्य बनाने की जो स्ट्रगल थी उसकी एक कहानी बताती है। आखिर में हम देखेंगे पेशेंट मोमेंट इन बिहार, किसानों का कैसे आंदोलन रहा बिहार में।
1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये सबको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण, हमने डिस्कशन किया है पहले भी, आप इसको देखेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे, इससे सवाल मिलता ही मिलता है। फिर 1919 में दरभंगा किसान रिवोल्ट होता है, इसको लीड किया था स्वामी विद्यानंद जी द्वारा, PYQ। ठीक है। 1922 में मुंगेर किसान सभा का आयोजन किया जाता है। लीडर कौन थे इसमें? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्णा। ये नाम ध्यान रखिए, नाम ही पूछा जाता है सीधा सीधा। ठीक है। 1929 में क्या बनता है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। देखिए, किसान सभा का आयोजन होता है और प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद, देखिए इनको स्वामी जी थे ये। और इसके सेक्रेटरी कौन थे? श्री कृष्णा होते हैं। ठीक है। इनका आयोजन कहाँ किया गया था? सोनपुर में किया गया था। जब बिहार से किसानों की मांग उठी तो इसको धीरे धीरे अब राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाएगा। 1933 में देखिए क्या बनता है? बिहार किसान सभा बनता है। और फिर फाइनली 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का आयोजन कहाँ किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट भी स्वामी सहजानंद होते थे और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो NG रांगा बनाए जाते हैं। ठीक है। जो ये पूरा पीसिंग मूवमेंट चल रहा था, इसका माउथ पीस कौन था? हुंकार क्या था? एक वीकली, हिंदी में वीकली न्यूज़पेपर था हुंकार, जिसको कौन चलाते थे? राहुल संकृत्यायन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखिए। हुंकार हिंदी वीकली थी, किसके द्वारा? राहुल संकृत्यायन। तो ये हमारा बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर था। तो हमने बिहार स्पेशल सीरीज इसके साथ अपना समाप्त कर लिया है। अब एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया है। आपसे बस यही अनुरोध होगा कि जो बिहार स्पेशल का सीरीज़ हमने आपको दिया है, इसके सारे वीडियोस को आप बार बार देखें, और जो एक टिप्स एंड ट्रिक्स का हमने वीडियो दिया है उसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही आपको बताएगा, वही आपके लिए हथियार है कि आपको एग्ज़ाम में सवालों से कैसे लड़ना है। तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। बाकी हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है, आप अच्छे से पढ़िए, आपका ज़रूर सिलेक्शन हो। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमारा जय हिंद, जय भारत।